अब हमारा आखिरी पार्ट बचा है फोर्स ऑसिलेशन। तो फोर्स ऑसिलेशन, ओके, जेई मेंस में बैक टू बैक डैम्प ऑसिलेशन और फोर्स ऑसिलेशन के क्वेश्चन जो है वो 2 साल लगातार आए थे, है ना, 2020, 19 और 20 में, ठीक है। तो फोर्स ऑसिलेशन क्या है, प्रैक्टिकली अगर मैं समझाना चाहूँ तो अगर मान लीजिएगा कि एक बंदा जो है वो झूला झूल रहा है, एक बंदा झूला झूल रहा है, ओके। तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, t इज इक्वल टू 2π√L/g, वो उसका नेचुरल ऑसिलेशन होगा। t इज इक्वल टू 2π√L/g, ये इसका नेचुरल ऑसिलेशन, समझ में आया। अब मान लेते हैं कि आदित्य जो है वो झूला झूल रहा है और अनन्या जो है इसको झूला दे रही, आया समझ। जब अनन्या इसको झूला दे रही है तो अनन्या क्या होगी, जो फोर्स लगाएगी वो कहलाएगा फोर्स ऑसिलेशन। अगर आदित्य इंडिपेंडेंटली ऑसिलेशन कर रहा है तो वो उसका नेचुरल ऑसिलेशन होगा, है ना। अब यहाँ पर जब अनन्या इसको झूला दे रही है तो वो कुछ फोर्स लगाएगी और वो पीरियोडिक फोर्स लगाएगी। भाई आदित्य आएगा उसको धक्का देगी, आदित्य आएगा उसको धक्का देगी, है ना। और इन दोनों का जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो टाइम पीरियड होगा वो अलग अलग होगा। आदित्य का टाइम पीरियड क्या होगा, 2π√L/g। अनन्या जो भी एक सुसाइड करेगी कि मुझे इतने टाइम के बाद में फोर्स लगाना है, वो उसका फोर्स ऑसिलेशन, है ना। इसमें अगर इन दोनों में रेजोनेंस नहीं होगा, दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं होगी तो क्या होगा, लक बाय चांस कभी कभी तेरे को अनन्या का स्पर्श मिलेगा। अदरवाइज अनन्या अपने मेंटली के हिसाब से ये सोचेगी कि हर 1.5 सेकंड में उसे फोर्स लगाना है, तो तू हवा में भी रहेगा तो भी वो फोर्स लगाएगी, लगेगा नहीं किसी, फिर तू हवा में रहेगा फोर्स लगाएगी। तो ऐसे हो सकता है कि 8-10 ऑसिलेशन में एक बार जो है वो क्या हो, वो तुझे फोर्स दे। लेकिन उस केस में भी अगर यहाँ पर कोई डैम्प ऑसिलेशन है, यानी कि ये आदित्य जो है उसका ऑसिलेशन क्या हो रहा है, नेचुरल ऑसिलेशन के साथ साथ में एनी डिसिपेटिव फोर्स है, तो इसका ऑसिलेशन में एनर्जी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि डिसिपेटिव फोर्स में एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है। और अनन्या और आदित्य की इस तरह की जुगलबंदी से होगा क्या कि अनन्या कभी तो इसको पुश करेगी और उस समय क्या करेगी, वो फीडबैक ऑफ एनर्जी कर देगी, यानी अनन्या के पुश करने से क्या होगा, आदित्य की जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसका क्या होगा, सफिशिएंट सप्लाई हो जाएगा, फीडबैक ऑफ एनर्जी होगा। तो अभी तो मुझे खैर इतना जो मैंने ये बताया है ये आपको शायद हो सकता है कि एकदम एट द एंड समझ में आए, लेकिन यहाँ पर फोर्स ऑसिलेशन का मतलब क्या। तो फोर्स ऑसिलेशन का मतलब है कि जब कोई बॉडी अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है और उसमें हम कोई पीरियोडिक फोर्स और लगाते हैं, क्या लगाते हैं, पीरियोडिक फोर्स और लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ये अनन्या जी जो है इनको धक्का दे रही है, तो ये क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी अनन्या की ω/d और आदित्य की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी ω0। अगर एक पेंडुलम है वो ऑसिलेशन कर रहा है ना, ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन पेंडुलम को मैंने एक रबड़ बैंड पर सस्पेंडेड कर दिया और ये रबड़ बैंड को हम हल्के से ऑसिलेशंस करा रहे हैं। हम रबड़ बैंड को ऑसिलेशन कराएंगे, लेकिन थोड़ी देर में क्या होगा पता है कि जो पेंडुलम है ना वो भी ऑसिलेट करने लग जाए, यस और नो। और वहाँ पर वो जो पेंडुलम है उसकी फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, एक लॉन्ग टाइम के बाद में जो फोर्स है ना उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। वापिस से बता रहा हूँ, ये इसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि ω0 होती है। अब मैंने क्या करा, एक रबड़ का ऐसा बैंड दिया, उसमें वही L लेंथ की स्प्रिंग को सस्पेंड करा है। मैं इसको ऑसिलेट नहीं करा रहा हूँ, किसको, पेंडुलम को।
लेकिन इस रबड़ बैंड को मैं पीरियोडिक फोर्स लगा रहा हूँ। पीरियोडिक फोर्स लगाने से थोड़ी देर बाद क्या होगा, हमारा ये वाली बॉडी कितने फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लग जाएगी, ओमेगा डी से, यानी किसकी फ्रीक्वेंसी से, फोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो माय डियर फ्रेंड्स, फोर्स ऑसिलेशन जो आपका बचा है, ये एक छोटा सा पार्ट है, आपको आने वाले 10 मिनट में या 5 मिनट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लिए हैं उसके। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कंसेप्चुअली समझाऊँ, मैथमेटिकली समझाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर पार्टिकल का मास कितना है, पार्टिकल का मास कितना है, m है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर डैम्प्ड कांस्टेंट कितना है, b, है ना। उसके अलावा फोर्स लग रहा है, कैसा फोर्स, पीरियोडिक फोर्स लग रहा है, और पीरियोडिक फोर्स है F इजिकल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव, ये फोर्स है। तो बॉडी SHM कर रही है, तो उस केस में लास्ट टाइम इक्वेशंस क्या बनती थी, m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी, इसका जो कल पढ़ाया था, प्लस b इंटू v का मतलब डी एक्स बाई डी टी, प्लस k इंटू एक्स इक्वल टू 0 आया था, है ना। अगर b 0 होता था तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी, m इंटू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। अब इक्वल टू क्या आएगा, बॉडी पे फोर्स भी लग रहा है, पीरियोडिक फोर्स एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी प्लस 5। समझ में आया, यानी बॉडी जो है उस पे रीस्टोरिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स, ये 3 लग रहे हैं, और उसमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इसका सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसका सॉल्व जो है, इसका सॉल्यूशन जो है वो अपने को कहाँ पे, ये इसके लिए हायर मैथ्स की ज़रूरत होती है, और हायर मैथ्स की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलता है, सॉल्यूशन ऑफ अबोव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मिलता है, x इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव नॉट। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जो बॉडी थी, है ना, जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा नॉट थी, वह फोर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करने लग जाती। ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, a होता है। ठीक, ये बात तुम्हारे लिए मेमोरी करने वाली है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन इस तरह से आता है, इसके लिए एक्सप्लेनेशन आप लोगों के कोर्स के बियॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बॉडी या पार्टिकल oscillate with frequency omega d, है ना, where the loss in energy due to dissipative फोर्सेस, है ना, इज कंपेंसेटेड बाय वर्क डन बाय फोर्स। यानी जितना भी लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है
वो कौन कंपेंसेट कर देता है? वर्क डन बाय फोर्स। और बॉडी जो है ना वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशंस करने लगती है। वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फोर्स की फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? एंड बॉडी परफॉर्म SHM विथ एम्पलीट्यूड। और उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है? F0 बाय एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा डी का स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी ओमेगा बाय एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर बाय एम का स्क्वायर। ठीक है, इस एम्पलीट्यूड से हमारा ऑसिलेटिंग बॉडी क्या करने लग जाती है? ऑसिलेशंस करने लग जाती है। ठीक है, इस एम्पलीट्यूड से हमारी बॉडी ऑसिलेशंस करने लग जाती है। तो वंस अगेन आपको मैं बता देता हूँ कि अगर कोई बॉडी अंडर ए विस्कस फोर्स जिसका डैम्पिंग कांस्टेंट b है ना, वो अगर पार्टिकल ऑसिलेट करता है अंडर ए पीरियोडिक फोर्स, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है जो कि कल का ही, यानी आपको एक और टर्म फोर्स आ गया तो उसको ऐड कर दिया। नाउ देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व इट, है ना, हमें इसका मैथमेटिकल पार्ट करने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो x इजिकल टू ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाई नॉट। और इसको मैंने एक्सप्लेन करा था कि जैसे आदित्य अगर झूला झूल रहा है और अनन्या झूला दे रही है, तो आदित्य अपनी फ्रीक्वेंसी को भूलकर किसकी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करने लग जाएगा? अनन्या की फ्रीक्वेंसी। और आदित्य अगर अंदर डिसिपेटिव फोर्सेस ऑसिलेशन कर रहा है, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम हो रहा है दैट इज कंपेंसेटेड बाय द वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय अनन्या। तो हमारे आदित्य को फीडबैक ऑफ एनर्जी मिलेगी, है ना, फ्रॉम द अनन्या। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम बॉडी ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी वेयर द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू द डिसिपेटिव फोर्स इज कंपेंसेटेड बाय द वर्क डन बाय द फोर्स। कौन सा? पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, और हमारे बंदे का एम्पलीट्यूड ये होता है। अब ये जो एम्पलीट्यूड है, इस एम्पलीट्यूड को मैं ग्राफ बनाता हूँ बेटा। एक बहुत सुंदर ग्राफ आएगा और ये ग्राफ जो है ये काम का है, यानी अभी तक जो है उसमें ये ग्राफ को भी अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया तो क्या होगे? आप महान बन सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं ग्राफ बना रहा हूँ मित्रों, किसका? ऑन y एक्सिस एम्पलीट्यूड, ऑन x एक्सिस फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसकी? फोर्स ऑसिलेशन, फोर्स ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट बी। वेरिएबल क्या है? बी है और ओमेगा डी है। अनन्या को मैं बोल सकता हूं तू तेरी फ्रीक्वेंसी क्या करती जा? चेंज करती जा, है ना। अनन्या अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करती जाएगी, है ना। उसको ऐसे ऐसे धक्का देना, आदित्य ऐसे ऐसे झूलता रहे। ठीक है, उसको पता ही नहीं आदित्य कहाँ है। ठीक, तो यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा वो बी पे डिपेंड करता है। बी का मतलब क्या? हमारे अगर ये आदित्य एयर में नहीं वाटर में झूला झूल रहा है तो क्या होगा? बी ज़्यादा होगा, इसका लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा होगा। वो पहले जो झूला लेगा तो वापस से आएगा ना, तो उतनी स्पीड से नहीं आएगा, लॉस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनते हैं वो कुछ इस तरह के बनते हैं। ये B
स्मॉल, बी लार्ज है, सॉरी बी क्या है यहाँ पर, लार्ज, और यहाँ का बी क्या है, स्मॉल। तो पहली बात है कि ग्राफ जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है अगर बी की वैल्यू लार्ज है, लेकिन किसी एक फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग ग्राफ में एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड की वैल्यू जब ज़्यादा कब होगी, जब ये वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। और इसका थोड़ा सा पीक जो है वो थोड़ा इधर की तरफ आता है क्योंकि बी की भी वैल्यू कुछ ना कुछ है, इसलिए पीक थोड़ा सा इधर की तरफ आता है, ठीक है। अब देखिए, अगर डिसिपेटिव फोर्स ज़्यादा होंगे तो फोर्स देने के बाद भी एम्पलीट्यूड नहीं बढ़ पाएगा। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब क्या है, एनर्जी ज़्यादा हो, क्योंकि एनर्जी के लिए फार्मूला क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। हायर इज द एम्पलीट्यूड, हायर इज द एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप बी की वैल्यू कम करते जाते हो तो यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड क्या होगा, बी की वैल्यू कम करते जाते हो तो क्या होगा, डिनोमिनेटर टेंडिंग टू 0 होगा, तो ए की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, समझ में आए। और बी अगर इक्वल टू 0 ले लिया, बी अगर इक्वल टू 0 ले लिया तो थ्योरेटिकली एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बी अगर मैंने 0 ले लिया, ओमेगा डी अगर ओमेगा के बराबर हो गया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इट इज द ग्राफ ऑफ द रेजोनेंस। ये क्या है, रेजोनेंस का ग्राफ, ओके। तो रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है कि एक बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और एक फोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसियां मैच हो जाती है तो मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम फोर्स ऑसिलेटिंग बॉडी टू द ऑसिलेटिंग बॉडी होता है। आया समझ में? वापिस से रिपीट कर रहा हूं, मेरा बोलने की एक फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ मोहित मेहता है, और आप रिसीवर हो, आपकी एक फ्रीक्वेंसी है, आपके अलग अलग एंटीनास है ना। अगर मेरी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, आप मेरी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती, बोलते हैं ना अपन फ्रीक्वेंसी मैच है, तो हम दोनों की अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम मी टू यू होगा। आया समझ में? ये किसके लिए है, गुरु और शिष्य के लिए। लेकिन फोर्स ऑसिलेशन, उसमें क्या होता है कि अगर एक पेंडुलम ऑसिलेशंस कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, अंडर रूट ऑफ k/a में, ये उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और वही फ्रीक्वेंसी फोर्स की होगी तो क्या होगा, जब बॉडी एकदम यहाँ पर आएगी तो ही हम फोर्स लगाएंगे, बार बार फोर्स लगाएंगे, तो बार बार फोर्स लगाने के कारण एक लार्ज टाइम के बाद में क्या होता है, हम लोग ये बोलते हैं कि उस केस में मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम दिस फोर्स ऑसिलेटर टू ऑसिलेटिंग बॉडी होता है। थ्योरेटिकली एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड होने का मतलब क्या है, बॉडी एक तरह से टूट जाना। रेजोनेंस कब होता है, 2 एग्जाम्पल से बताता हूँ और आगे। आप लोगों ने सुना होगा कि जब कोई सोल्जर्स का ग्रुप जो है वो किसी ब्रिज से पास होता है तो उसमें क्या कहा जाता है कि वो अपने स्टेप्स को ब्रेक करके चले, यानी कदम तोड़ कर चले। कदम ताल करके चलेंगे तो क्या होगा, वो हैंगिंग ब्रिज जो है वो कोलैप्स हो सकता है। तो अगर मान लो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सोल्जर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रिज दोनों मैच हो गए तो मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोल्जर टू द ब्रिज होगा। थ्योरेटिकली ब्रिज का एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी होने का मतलब है वो ब्रिज ही कोलैप्स हो जाना, है ना। आया समझ में? कुछ ब्रिज जो है वो तो ऐसे होते हैं कि ऊपर से प्लेन वगैरह गुजरने के कारण भी कोलैप्स हुए, ऐसे ये एग्जाम्पल आपको HC वर्मा बुक में लिखा हुआ मिलेगा अगर आप आज घर जाके पढ़ोगे।
फिर एक और हमारी गाड़ी होती है, अगर हम कार से जा रहे हैं और कार जो है 10-12 साल पुरानी हो जाती है ना, तो अच्छे से घर्र करके आवाज़ आती है ना, तो है ना, बहुत इरिटेट करती है ना। हंस क्यों रहा है, मेरी गाड़ी हो रही। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि कार की एक फ्रेम है, तो कार की फ्रेम का एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। और आप जब इंजन को ऑन करते हो और एक्सेलरेटर को वेरी करते हो, तो इंजन की एक फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, और वो फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं हम लोग एक्सेलरेटर को चेंज करके। तो कभी कभी क्या होता है कि इंजन की फ्रीक्वेंसी और कार की फ्रेम की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। उस समय मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम इंजन टू फ्रेम होता है, और हमारी कार की फ्रेम करके क्या करेगी, वाइब्रेट करेगी। आया समझ में। थ्योरेटिकली कार के एम्पलीट्यूड क्या हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी, यानी कि वहाँ से क्या होना चाहिए, सारे डोर्स सारे ग्लासेस निकल जाना चाहिए, है ना। आया समझ में। यानी कि ये रोहित शेट्टी को बताना पड़ेगा कि अगर तुझे चारों तरफ लोगों को मारना है तो तू ये बता, वहाँ पे लिखना चाहिए कि इतना हर्ट्ज कार की फ्रेम की फ्रीक्वेंसी ये मैच हुआ, और जैसे ही सारे लोग उसको मारने के लिए आ रहे हैं कार के अंदर, तो वैसे ही सारे कार के फचखड़े वो सब बाहर निकल रहे हैं और सब लोग निपट गए। लेकिन वो किसके कारण, फ्रीक्वेंसी के कारण, है ना। अगर मिस कर दिया हीरो ने तो निपट जाएगा, है ना। आया समझ में। तो ये ऐसा होता है, ऐसा सभी व्हीकल्स में भी होता है। ऐसा छोटे मोटे व्हीकल एक्टिवा वगैरह में भी होता है कि वो कभी कभी पुराना होने के बाद में जो है ना, घर करके उसकी फ्रेम वाइब्रेट करती है। पास वाले देखते हैं तो इरिटेट होते हैं, लेकिन अपने को क्या फ़र्क पड़ता है ना। आया समझ में। तो ये हुआ आपका फोर्स ऑसिलेशन कंप्लीट। उसके बाद में अब हम शुरू करने वाले हैं अगला टॉपिक, अगली यूनिट, वेव्स।